गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना आगे का टॉपिक करते हैं। हमारा अभी जो लेसन चल रहा है वो लेसन है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीनिंग्स की बात की थी और उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस की बात की थी हमने। बट आज टुडे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इसके प्रोहिबिटरी फंक्शंस हैं जिनको करने के लिए मना किया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। उनमें जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन है आपके कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार के व्यापार में भागीदार नहीं बन सकता, किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करता है, किसी प्रकार के उद्योग में भाग नहीं लेता और कभी कभी अपने लोन को रिकवरी करने के लिए किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी इंडस्ट्री के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है टिल द रिकवरी ऑफ हिज लोन। नेक्स्ट है इसका रिजर्व बैंक अपने अन्य बैंकों और अन्य कंपनियों के शेयर नहीं खरीद सकता और वह इस प्रकार के शेयरों की जमानत पर किसी को ऋण भी नहीं दे सकता है। ये कुछ इसके प्रोहिबिटरी फंक्शंस हैं। वह अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं देता और अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त न ही किस प्रकार को संपत्ति को खरीद सकता है। अगर उसे किसी प्रकार के ऑफिस बनाने के लिए, बैंक की ब्रांच डेवलप करने के लिए अगर उसको किसी प्रकार की लैंड की नीड होती है तो वो खरीद सकता है, बट अनावश्यक किसी प्रकार की वो संपत्ति नहीं खरीद सकता है। रिजर्व बैंक न तो बिलों को रोक सकता है और न ही स्वीकार कर सकता है और जो मांग पर शोधनीय ना हो, ऐसे बिल जो पेबल ऑन डिमांड ना हो, ना तो उनको खरीद सकता है और ना ही उनको किसी प्रकार का वो स्वीकार कर सकता है। इसके बाद सर फंक्शन है अपने पास जमा कराई गई राशियों पर ब्याज नहीं देता। जो भी कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा अगर आरबीआई बैंक के पास जमा कराता है तो उनके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता। बैंक बिना जमानत के कोई ऋण भी नहीं देता है। जब भी हम कोई आरबीआई बैंक से लोन लेते हैं, हमसे मतलब बैंक्स लेते हैं, एक कॉमन पीपल नहीं ले सकता आरबीआई से बैंक, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी और कोई भी हमें एक विटनेस हमें उनको देने होते हैं, तभी हमें लोन मिलता है। सर इसके बाद है डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। कुछ रिजर्व बैंक के द्वारा कुछ विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं। आज आपको पता है भारत हमारा जो देश है आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, परंतु फिर भी आरबीआई बैंक ने योजनाओं के थ्रू, जैसे प्लानिंग बनाई थी, 5 ईयर प्लानिंग्स बनाई थी, तो योजनाओं के थ्रू सरकार ने ये सोचा कि हम योजना बनाकर देश का विकास करेंगे। हम 5 साल में ये इंश्योर करेंगे कि इस सेक्टर्स को हमें डेवलप करना है, फिर उस सेक्टर्स के लिए फ़ंड रिलीज़ किया जाएगा। मान के चलो हमें ये सोचना है कि हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए बजट एलोकेशन किया जाएगा, फिर सरकार काम करेंगे। तो सरकार ने, आरबीआई बैंक ने लास्ट उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश के इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास में क्या योगदान दिया है, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं हमारे देश में, एग्रीकल्चर को डेवलप किया है, प्राइस स्टेबिलिटी रखी है और जो फॉरेन ट्रेड है उसको ऊपर भी हम फॉरेन ट्रेड भी किया है हमने। और इसमें जो कृषि क्षेत्र में यूज होने वाली मशीनें हैं उनको, और फार्मर्स के लिए सीड, फर्टिलाइज़र, ये सदा बैंकिंग फैसिलिटीज़ और स्टैटिकल डेटाज, ये सारे जो काम हैं ये हमारे आरबीआई बैंक के द्वारा किए जाते हैं। और देश की जो आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए ये समय समय पर भारत सरकार को सुझाव भी देता है और उसको कंट्रोल करने के लिए कार्य भी करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भारत के आर्थिक विकास में आरबीआई बैंक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद सर पॉइंट आता है कि
किस तरीके से योगदान दिया है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस में सब आरबीआई का क्या योगदान है, ये हमें पढ़ना है। आपने देखा होगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट एग्रीकल्चर, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एग्रीकल्चर रिजर्व बैंक फसल की बिक्री के वित्त प्रबंध के लिए तथा दूसरे मौसमी कार्यों के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंक की दर जो होती है, बैंक रेट होती है, उससे 2% कम ब्याज पर अल्पकालीन कृषि साख लोन उपलब्ध कराते हैं। रिजर्व बैंक है, एग्रीकल्चर्स के लिए काम करते हैं। ये डायरेक्ट फार्मर्स को लोन नहीं देते, ये स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को पैसा देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को जो पैसा देते हैं वो 2% से कम देते हैं, और फिर इसके बाद ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये फिर जनता को देते हैं, जनता से मतलब फार्मर्स को देते हैं अपने एग्रीकल्चर काम करने के लिए। उनके लिए बना रखा है कि 2 कृषि कार्यों के लिए, जैसे 2 सीजन होते हैं उसमें वो पैसा रिटर्न कर देना चाहिए उसमें। इसके बाद पॉइंट आता है मीडियम टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट, मध्यकालीन साख साधारणतः 3 से 5 वर्ष तक के लिए दी जाती है, 3 to 5 ईयर्स के लिए दी जाती है। सन 1953 से पूर्व रिजर्व बैंक को मध्यकालीन साख देने का कोई अधिकार नहीं था, परंतु सन 1953 के बाद ये मीडियम टर्म लोन भी देने लगे। और इसके लिए देखिए इन्होंने कहा कि यह साख निम्नलिखित कार्यों के लिए दी जाती है। सिंचाई के लिए, जो हम खेती बाड़ी करते हैं, पंप सेट खरीदने के लिए, ट्यूबवेल लगवाने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, लैंड रिक्लेमेशन करने के लिए, कृषि औजार पशुओं को खरीदने के लिए, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए, सहकारी चीनी फैक्ट्री के शेयर खरीदने के लिए। 1956 में रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषि नेशनल एग्रीकल्चर स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना करी। तो 1956 में इन्होंने एग्रीकल्चर फंड की स्थापना करी। और ये आपके जो मैंने नाम बताए हैं, ये इन कामों के लिए रिजर्व बैंक है जो मीडियम टर्म लोन देता है, जो 2 से 3 से लेकर 5 साल, 3 ईयर से लेकर 5 ईयर तक का होता है। आगे का जो लोन हमारा आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, रिजर्व बैंक कृषि साख दीर्घकालीन नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड में से केंद्रीय बैंकों को भी दीर्घकालीन ऋण देता था। रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को भी दीर्घकालीन ऋण देता था। जो रिजर्व बैंक है राज्य सरकार को भी, जिसमें वे सहकारी संस्थाओं की शेयर खरीद सकें। रिजर्व बैंक भूमि विकास के ऋण पत्र भी खरीदता था। रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के सहयोग से 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि साख ग्रामीण विकास बैंक, जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक अब रिजर्व बैंक के कृषि कार्य भी करता है। जो अब शुरुआत में कुछ बैंक्स बनाए गए, तो उसके बाद 12 जुलाई 1982 को एक बैंक बना दिया गया, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो बैंक है ये रिजर्व बैंक के कृषि संबंधी सभी कार्य करता है। उन्होंने अपना थोड़ा सा वर्कलोड है वो थोड़ा कम कर लिया। अब इसकी जो कैपिटल वगैरह बताई है कि 500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। इसकी पेड अप कैपिटल है जो वो 100 करोड़ है। इसमें से 50 करोड़ के शेयर भारत सरकार, 50 करोड़ के शेयर रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गए। इस प्रकार ये भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक का एक संयुक्त बैंक बन गया। तो ये लॉन्ग टर्म लोन इशू करता है। अब इसके बाद आता है पॉइंट हमारा कि रिजर्व बैंक का कृषि साख के संबंध में योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण देने के अतिरिक्त कृषि साख से संबंधित और भी कार्य करते हैं, जैसे सहकारी बैंकों का निरीक्षण करना, कृषि साख संबंधी सलाह देने के लिए सहकारी स्थायी सलाहकार कमेटी बनाई, इन्होंने स्थापना की गई। रिजर्व बैंक कृषि संबंधी 1982-83 के राष्ट्रीय कृषि साख ग्रामीण बैंक नाबार्ड को सौंप दिए गए। तो ये नाबार्ड को काम सौंप दिए गए। अब इसके लिए ये इतना काम तो रिजर्व बैंक के द्वारा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए किया गया। इसी प्रकार इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया वो भी बता रखा है कि रिजर्व बैंक देश के विकास के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करता है।
रिजर्व बैंक ने सन 1957 में औद्योगिक वित्त फाइनेंस इंडस्ट्रियल फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थापना करी। यह विभाग औद्योगिक वित्त के संबंध में रिजर्व बैंक की योजनाओं को संचालित करता है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से विशेष सुविधाएं देता है। उनके नाम बता रखें जो सुविधाएं मिलती हैं हमें रिजर्व बैंक के थ्रू। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त से संबंधित कई संस्थाओं की स्थापना की सहायता दी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओपन किया गया। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम सिड भी बोलते हैं। तो विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना की गई। और ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये इसलिए किया गया कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जाए, जिससे देश का हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा और तेज़ गति से होने लगे। इसके बाद है नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड। 1964 में रिजर्व बैंक ने बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय औद्योगिक शाख दीर्घकालीन कोष की स्थापना की। अब जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनकी 10-20 लाख रुपए से तो काम चलता नहीं, उनको तो करोड़ों रुपए चाहिए और करोड़ों रुपए लेकर ही फिर वो अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। इस कोष में रिजर्व बैंक द्वारा पहले 10 करोड़ तथा आगामी वर्षों में 5 करोड़ और डालने की व्यवस्था की गई। 1964 में हमारे देश के अंदर कोई इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई आज है। उस समय तो बहुत मंदा था सब कुछ। तो उस समय अगर 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपए अगर हमारे उस फंड में व्यवस्था की गई थी तो आज के टाइम में से तो बहुत कई गुना वो पर चीज़ें खरीद सकते थे उन पैसों से। इसके बाद इस कोष का प्रयोग कई कार्यों में किया गया, जैसे औद्योगिक विकास को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगमों के शेयर और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए ऋण देना, जो स्टेट कोऑपरेटिव हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके शेयर खरीदने के लिए ऋण देना, विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों को खरीदना। कई बार विकास बैंक भी कुछ डिबेंचर से वो इशू करते हैं, उनको भी हम खरीद सकते हैं। इसके बाद है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 1960 को लघु उद्योगों को दी जाने वाली साख की गारंटी की व्यवस्था की गई। इस योजना को लागू करने के लिए एक क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाली जितनी भी रकम का भुगतान करने में असमर्थ रहती थी उसे 75% का दायित्व गारंटी संगठन को सहन करना पड़ता था। मतलब कि जितना भी कोई व्यक्ति लोन लेता था तो उस लोन में से जितनी अमाउंट ड्यू हो जाती थी उसका 75% है जो ये क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ बियर करता था। तो इसका भी एक रोल था उसमें, जिससे हमारी जो एनपीए वो कम से कम हो। हेल्प टू सिक इंडस्ट्री यूनिट, रिजर्व बैंक बीमार औद्योगिक इकाइयों की सहायता दिलवाता है जो कई बार किसी वजह से अच्छा काम नहीं कर सकी इंडस्ट्री हमारी, उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करने के लिए जो सिक इंडस्ट्रीज है, जो बीमार इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, जो लगातार लॉस में चल रही हैं, उनको हम बीमार इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसके लिए भी एक सिक इंडस्ट्री यूनिट डिवीज़न स्थापित किया गया। यह विभाग बड़े, मध्य व छोटे उद्योगों की बीमार इकाइयों की पहचान करता है और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलवाता है। इसके बाद जो आपका पॉइंट है अगला, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट असिस्टेंस। आपको पता है कि जितने हमारे देश से निर्यात होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही हमारी कैपिटल है जो और स्ट्रॉन्ग होगी। हमारी अन्य देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी और देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी हमारा फेवरेबल होगा। बट आज क्या है कि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है कंटिन्यूसली वो एडवर्स रहता है। निर्यात गृह रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यह सहायता
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से अन्य वित्तीय संस्था द्वारा ऋणों का रिफाइनेंस करके मिलती है। सन 1963 में एक्सपोर्ट क्रेडिट बिल प्लान आरंभ किया गया। 1982 में सरकार ने रिजर्व बैंक की सहायता से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद सर पॉइंट आता है हमारा, और यह रिजर्व बैंक की साख सुविधाएं प्राप्त करता है। डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, आर्थिक विकास के लिए संगठित बिल बाजार का होना एक महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ने बिल बाजार के विकास के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। इस संबंध में सबसे पहली योजना 1952 से शुरू की गई और 1954 के अंदर यह योजना सभी अनुसूचित बैंक पर लागू कर दी गई। सन 1958 में इस योजना में एक्सपोर्ट बिल को भी शामिल किया गया। 1970 में रिजर्व बैंक ने एक बिल बाजार योजना न्यू बिल मार्केट स्कीम का आरंभ किया गया। तो इसके फलस्वरूप मौद्रिक नीति का आर्थिक अधिक सफलतापूर्वक संचालन संपन्न हो सका हमारा। डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट के बारे में बात कही इन्होंने। जो आपके जो डेवलपमेंट फंक्शंस हैं उनमें एक लास्ट फंक्शन है डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी बैंकिंग सिस्टम। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली का कुशलतापूर्वक विकास एवं नियमन किया। इसके फलस्वरूप भारत की बैंकिंग प्रणाली ने डेवलपमेंट बैंकिंग का रूप ले लिया। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की शाखाओं का काफ़ी विस्तार किया गया। प्राइमरी सेक्टर में साख की उचित सुविधाएं प्रदान की गई। निर्धन वर्ग के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत काफ़ी सहायता दिलाने का प्रयत्न किया गया। बैंक की तरलता को बनाए रखा गया जिससे जनता का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बना रहे। देश के 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे जनता का विश्वास भारतीय जो सरकारी बैंक हैं उनमें बना रहे, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जिससे ग्रामीण जो हमारे आंचल के जो व्यक्ति हैं वो भी अपनी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन स्तर को और अपने भविष्य को वो भी संवार सके और देश के विकास में अपना भी योगदान दे सकें। वो एक डिपार्टमेंट बनाया गया सन 1993 में। बैंकों के कार्यों को नियमन करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन बनाया गया। जितने भी हमारे बैंक्स हैं क्या वो ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लगाई जा रही हैं, जो भी लाई जा रही नई नई योजनाएं, क्या उनका फ़ायदा जनता को मिल रहा नहीं मिल रहा, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके बाद 1994 में देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करने के लिए उनको लाइसेंस देने की अनुमति भी प्रदान की गई। इस तरीके से रिजर्व बैंक है जो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इतना काम किया है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है हमारा कि रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। रेगुलेटरी फंक्शंस बोले हम इनको। इसके बाद है मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हो भारत सरकार हमारी जो है वो एवरी ईयर फिस्कल पॉलिसी बनाती है जिसको आप जानते हो राजकोषीय नीति। इसके अलावा जो हमारा रिजर्व बैंक है वो बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, रिजर्व बैंक बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी और भारत सरकार बनाती है फिस्कल पॉलिसी या हिंदी में इसको बोले राजकोषीय नीति। अब ये दोनों जो पॉलिसी हैं देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सरकार जैसे राजकोषीय नीति से मतलब है देश का जो राजकोष है, देश के जो धन के भंडार है वो किस तरीके से भरेंगे। आपने देखा होगा सरकार इसमें टैक्स लगाती है, आपके ऊपर टैक्स कुछ कम भी करती है। ठीक है, जो टैक्स बढ़ाती है
तो उससे देश की सरकार है जो उसके पास पैसे आते हैं, उन पैसों को फिर रीयूज करके वो देश के डेवलपमेंट में उनका यूज किया जाता है। इसी प्रकार सरकार मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जो रिजर्व बैंक है हमारा। रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। सरकार तो टैक्स लगा देती है, पर उस टैक्स को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाना है उसका रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है। देश के अंदर ऐसा ना हो कि एक सरकार पैसे कमाने के चक्कर में जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनको ध्यान ना रखा जाए। उनके लिए भी कुछ पॉलिसी लेके आती है, जैसे SC ST OBC बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम लेके आती है। अभी सरकार पैसे कमाती है, तो अभी जैसे अनाउंसमेंट किया गया है सरकार ने, जिनके फादर मदर कोविड में एक्सपायर हो गए और वो अनाथ हो गए, तो सरकार उनका पालन पोषण खुद करेगी और उनके लिए कुछ स्कीम भी चालू की है सरकार ने। इसी प्रकार सरकार अलग अलग तरीके से जनता को फ़ायदा पहुंचाती है। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर दे रखा रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य साख पर नियंत्रण करना है। रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य जो क्रेडिट है ना उस पर कंट्रोल करना है। अगर देखिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब पेट्रोल का रेट अगर हाई होता है तो कार की डिमांड कम होने लगती है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पेन और इंक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं हमारे ये वाले, ठीक है। इसी प्रकार आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हमारा किसी वस्तु का रेट बढ़ता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इनमें एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि भाई एक का रेट बढ़ना तो दूसरा घटना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से साख का नियंत्रण करता है। जब आप रिजर्व बैंक जो है, अगर मान के चलो वो लोन की रेट को बढ़ा दे, मान के चलो लोन की रेट कैसे कि भाई हाउस जो लोन लेते हैं व्यक्ति, उसका रेट 4% से लेकर 4% से 5% कर दिया, तो लोग अब लोन कम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि रेट बढ़ गए। तो सरकार ये है कि लोन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है सरकार, लोन है जो उसको महंगा कर देती है, क्योंकि अब लोग कम, महंगाई होने की वजह से लोग कम खरीदारी करेंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर किसी प्रकार की जो डिप्रेशन आ जाता है, तो सरकार डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए लोन को कम रेट पर देने लगते हैं, जिससे लोग ज़्यादा लोन लेकर ख़रीदारी शुरू करने लगते हैं। आजकल मार्केट में पूरे साल मांग चलती रहे, इसको लेकर आपको उधार माल भी बेचा जाता है। जैसे होम क्रेडिट में लोग मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, AC खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, एक ऐसी परिस्थिति बना दी कि लोग चाहकर भी खरीदेंगे, ना चाहकर भी खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि किस्तों में तो पैसा देना, तो देते रहेंगे हम, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य साख नियंत्रण करना। साख नियंत्रण से अभिप्राय कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संकुचन या विस्तार करना। संकुचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन करना। आपने पढ़ा हो ना, डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड एंड एक्सपेंशन। रिजर्व बैंक के मौद्रिक नियंत्रण नियमों का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के आधार पर आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। तो ये पॉइंट है हमारा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दर तीव्र करने के रिजर्व बैंक साख विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, आयात निर्यात की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने देश की मुद्रा तथा साख के विस्तार की उदार नीति अपनाई है। प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर होते हैं हमारे, जैसे छोटे किसान, लघु उद्योग, छोटे व्यापारी आदि के लिए रिजर्व बैंक की नीति उदार नीति रही है कि इन लोगों को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। इससे सहकारी प्रतिभूतियों में
विभेदात्मक समर्थन देकर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में सहायता दी है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाई गई मौद्रिक नीतियों न केवल आर्थिक विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन दिया, बल्कि ब्याज दरों में भी आवश्यक वृद्धि करके बचतों को भी प्रोत्साहित दिया है। एक तरफ तो लोन को कम करना है, लोन को बढ़ाना, एक तरफ जब हम अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आते हैं, जैसे अगर आप हमारे इस प्लान में पैसा जमा करते हो तो आपको इतना रेट मिलेगा, 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, ठीक है। तो वो भी एक बचतों को जितने भी हमारी सेविंग्स हैं उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे कदम उठाती है। आपने देखा होगा कि आप LIC करा लीजिए, LIC कराने से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कराते हो तो 8% आपको ब्याज मिलेगा। तो इससे क्या है कि लोगों को एक हैबिट्स बनती है सेविंग्स करने की। प्राइस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने देश के उत्पादन संसाधनों के अनुकूल बैंक शाखा के विस्तार को नियमित करने तथा आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए शाखा नियंत्रण की नीति अपनाई है। भारत जैसे विकसित देश में मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की समस्या निरंतर बनी रहती है। आपने देखा होगा अभी कितनी महंगाई हो रही है, और ये महंगाई हमारी चलती रहती है हमारे देश के अंदर, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसको भी कंट्रोल करने का काम भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ निवेश की मात्रा बढ़ती है, उत्पादन तथा आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग भी उसी अनुपात में वृद्धि के कारण बचत की दर कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक होता है कि मुद्रा नीति द्वारा साख की पूर्ति, ब्याज दर और साख के प्रयोग को नियंत्रित किया जाए। और इस तरीके से कंट्रोल्ड क्रेडिट एक्सपेंशन की नीति अपनाई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य दीर्घकाल के लिए साख का विस्तार करना और अल्पकाल में उसके विस्तार की गति को नियमित करना होता है। तो ये आज 5-7 मिनट का लेक्चर बड़ा हो गया थोड़ा सा, और अंत में आपसे मैं एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको इनका रिप्लाई है जो अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सबसे पहले, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, कि किस बैंक को भारत सरकार और रिजर्व बैंक का संयुक्त बैंक कहा जाता है? 2 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद है आपका, इन 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और ये क्वेश्चन का जवाब दोगे तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। थैंक यू।